गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंखियों को देखूं, और देखो सभी वस्त्र भिगो आई। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल पर रखे हैं। तुमने पहले से ही निकालते रखे हैं। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित हो, परंतु माँ मुझे भीगने का तरीके भीगती नहीं तो आज मैं वंचित हो जाती। चारों ओर धुआंधार मेघ घिरा है। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे ही से उतरती। एक बार मेरा अंशु भी हवा में उड़ा गया। फिर गूंगे पड़ने लगे। वस्त्र बदल दो, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का। और माँ मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बोलती क्यों नहीं? इस तरह करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या बात है माँ, इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, कभी यूं ही बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे इस तरह रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब दिखाई देती हैं तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना, कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? जाने किस लिए आए हैं। माँ तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? हाँ मैंने भेजा था। परंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसकी निगरानी क्यों करती हो? मैं देख रही तुम्हारी बात ही सार्थक होने जा रही है। अग्निमित्र लौट आया है और संदेशा लेकर आया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। उसे घर में अन्य कार्य भी करने हैं। हम जिएंगे हरिशाह, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीगकर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में दे दो। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य। लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हरिण शावक जिसे आप बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ, इसलिए ये मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। इस प्रदेश में हरिणों का खेत नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए, इसलिए इतना ही पर्याप्त होगा कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने।
तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य। समझदार व्यक्ति जान पड़ते, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मलिका, इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर। इस घर के तल और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? देख रही हूँ। तल और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। इसे मुझे दे देना। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष तंतु तुम्हें ले जाते देखते रहे। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, इसका परिचय देना तुम्हें आवश्यक होगा। संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकारता है। क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक क्यों नहीं सोच सकती? मेरी अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ की दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। हाँ, जहाँ दोष है और निश्चय ही दोष देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? वो व्यक्ति आत्मसीमित है, उसे अपने अतिरिक्त किसी से मोह नहीं है। इसलिए कि वे मातुल की गौएं नहाकर बादलों में खोए रहते हैं। मेरा मातुल की गांव और उसकी कोई प्रयोजन नहीं है। मैं ये सब अपने घर को देखकर कह रही हूँ। बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि आज ही समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारे साथ उसका भावना का संबंध है। ये भावना होती क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती, परंतु लोग तो नाम देते हैं। यदि उसका तुम्हारे साथ भावना का संबंध है तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी? और अब जबकि उसका जीवन साधन ही अभावग्रस्त नहीं रहेगा, तब किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति के संबंध में अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वे अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम एक संजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका और तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब वहाँ का शरीर नहीं रहेगा, घर में एक समय की भोजन की व्यवस्था भी नहीं रहेगी, वो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, उनका क्या उत्तर दोगी तुम? तुम्हारी भावना उनका समाधान कर देगी? फिर कह दो कि मेरी नहीं विलोम की भाषा है। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है माँ, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण करने जा रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। अंबिका, अंबिका, अरे घर में हो? घर में हो? मैं आज इस सारे ग्राम प्रांतों में ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं। क्या हुआ है आर्य मातुल? मैंने इसे पाला, पोसा, बड़ा किया। क्या इस दिन के लिए कि इस तरह कोई द्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ। अपना मन बदल भी तो सकता है, और बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि समाज रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण से कवि ने उनके इतने बड़े सम्मान को अस्वीकार कर दिया। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं ना लौटूं तुम आचार्य के पास ही रहना। किंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। ये भी कहा, परंतु वो अभी तो कहा जैसे रास्ते में आपने सांप देख लिया। मल्लिका, मातुल के लिए आसन ला दो। नहीं नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा करें। मैंने प्रार्थना की, कभी भैया आपको अपने साथ उज्जैन ले जाना चाहते हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुके, रुककर चलते हैं, नारे किसी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं, ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपकी वीरा में तुली जा रही हो। चलिए, अब मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता करता आपके पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से वहां रुकने के लिए क्या आया था, और ये धूलहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चलाया। किंतु मातुल मैं तो समाचार देने आया। और मैं समाचार देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा, आचार्य वहां बैठे हैं और आप ये समाचार देने यहां चले आए। अब इतना कीजिए कि कभी कुल गुरु शिरोमणि जहां भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है कि कैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि जहां भी उसे देखूं उसे चोटी से पकड़ कर। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? देखा। परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए। क्या आप भी नहीं चाहते कि मैं कालिदास? चाहता हूं कि कालिदास उज्जैन अवश्य जाए। इसीलिए मैंने मातुल का इस समय वहां जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विक्षणता है। विक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है और कवि साधना में रत जगदम्बा के मंदिर में बैठे हैं। इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। बाहर प्रगति नहीं है अंबिका। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्यमुक्षे। क्षमा चाहता हूँ। भावना, जानता हूं मल्लिका बहुत भोली है। वो लोग जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय की कटुता दिखाई देती है। जानती हो अंबिका, मेरा केवल एकमात्र दोष है। मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही। मैं जानता हूं तुम मुझे यहां देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया और बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। मुझे कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं। हाँ, कई कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में बहुत प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुमसे छिपा। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। हाँ, कालिदास एक सफल विलोम। हम दोनों एक दूसरे के बहुत निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है, ये सत्य तुम जानते हो। उसी निकटता के आधार पर तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। संभवतः फिर तुमसे कभी बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। क्या एक दिन का व्यवधान हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर देगा? वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक। मैं जानना चाहता हूं तुम अभी भी वही कालिदास हो ना?
अभिप्राय नहीं समझ सकता। मेरा अभिप्राय यह है कि तुम अभी भी वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। आर्य विलो, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैंने बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछा है। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती। ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतों में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ उसे दृष्टि में रखते हुए क्या ये उचित नहीं कि कालिदास के स्पष्ट बता दे उसे उज्जैनी अकेले जाना है? आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूं कि बाध्य है? संभवतः कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे।